हेलो दोस्तों, मैं सीए चंद्रेश जोशी सीए लर्निंग नेटवर्क की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली 2 वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी को और जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी में हम लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया था किस स्टेट में कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट पे और किस किस पर्सन पे जीएसटी अप्लाई होगी, और जब अप्लाई होगी तो कितने दिन में हमको जीएसटी नंबर लेना होगा। और दूसरा वीडियो में हमने ये देखा था कि जीएसटी एक बार अप्लाई होगी तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा जीएसटी का, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हमने समझा था। उन दोनों की डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ आपके लिए। अब आज का जो टॉपिक है वो है कंप्लायंस का। जनरली क्या होता है, कई व्यापारी या डीलर किसी भी कारणवश या किसी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जीएसटी नंबर ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद कंप्लायंस की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है या उनको आइडिया नहीं होता कि हमें कंप्लायंस भी करना होगा। तो जब कभी भी फ्यूचर में 2, 4, 5 महीने के बाद दूसरा व्यापारी को या तो टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है या वो व्यापारी को दोबारा जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ती है, तो फिर वो अपना जीएसटी नंबर देखता है तो तब तक उसमें ह्यूज पेनल्टी आ जाती है और फिर उनको उसको पेनल्टी पे करके रेगुलर करना पड़ता है। तो उस पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाई कि जब भी हम जीएसटी नंबर लें तो उससे पहले हमें ये ध्यान रहे कि मुझे इसकी कंप्लायंस प्रॉपर तरीके से करनी है, जिससे कि फ्यूचर डेट में मुझे कभी पेनल्टी ना लगे। कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जनरली 2 प्रकार से जीएसटी नंबर लिया जाता है, या तो कंपोजिशन स्कीम होगी या रेगुलर स्कीम होगी। कंपोजिशन स्कीम को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर रेगुलर स्कीम हम समझेंगे। तो कंपोजिशन स्कीम में क्या है, अगर कोई डीलर कोई व्यापारी पूरे साल भर में 1.5 करोड़ रुपए तक का व्यापार करता है तो वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। लिहाजा ये लिमिट हिमाचल प्रदेश के लिए 75 लाख रुपए की है। उसके बाद कंपोजिशन स्कीम कौन कौन नहीं ले सकता है, हम ये अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन ले सकता है। अब जैसे मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला हो गया, तंबाकू हो गया या आइसक्रीम हो गया, वो बंदा कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। एक पर्सन जो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। और जो ई कॉमर्स का ट्रेडर है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। कंपोजिशन स्कीम लेने की कंडीशनें क्या क्या है, इसकी कंडीशनें ये है, एक तो वो अपने इनवॉइस के ऊपर टैक्स इनवॉइस नहीं लिख सकता। दूसरा, उसको इनवॉइस के ऊपर अंडर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन वर्ड मेंशन करना होगा। टैक्स अपने इनवॉइस पे टैक्स चार्ज नहीं कर सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले सकता है, जो भी परचेज पे उसको टैक्स मिलेगा उसका बेनिफिट नहीं ले सकता है। कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए CMP 02 फॉर्म फाइल करके हम ऑप्ट कर सकते हैं। बस ये थ्रेशोल्ड लिमिट हमने ध्यान में रखनी है, और ये जो 4% थे वो ध्यान में रखने हैं, जैसे पान मसाला का डीलर हो गया या तंबाकू का हो गया। उसके बाद अल्कोहल का डीलर है वो भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, या इंटर स्टेट सप्लाई करनी है तो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। पेमेंट जो है कंपोजिशन स्कीम में रिटर्न क्वार्टरली फाइल होती है CMP 08, जिसकी ड्यू डेट नेक्स्ट क्वार्टर एंड के नेक्स्ट मंथ के 18th डे में बिफोर 18th होती है, यानी 18 तारीख से पहले पहले। और इसका बेनिफिट सिर्फ क्या है, एक तो लेसर कंप्लायंस होती है, दूसरा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी होती है, और लिक्विडिटी, क्योंकि टैक्स रेट कम है तो इसलिए लिक्विडिटी हाई होती है। डिसएडवांटेज ये कि एक तो ये इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, दूसरा अपने बिल पे टैक्स चार्ज नहीं कर सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले सकता। जो इसमें रेट ऑफ टैक्स है, मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रेडर गुड्स के लिए 1% है, रेस्टोरेंट विदाउट अल्कोहल के लिए 5% है, और अदर सर्विस प्रोवाइडर के लिए 6% का रेट है। इसके बाद हम नॉर्मल स्कीम को या रेगुलर स्कीम को समझते हैं। जो कंपोजिशन स्कीम में था उसको छोड़ के सब कुछ हम नॉर्मल स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें
गवर्नमेंट ने पहले ये सुविधा दी थी कि 1.5 करोड़ तक के जो व्यापारी हैं वो लोग अपनी एक रिटर्न मंथली फाइल करें और एक रिटर्न क्वार्टरली फाइल करें। जो GSTR 1 थी वो क्वार्टरली फाइल होती थी बिफोर 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर, और जो GSTR 3 भी थी वो मंथली बिफोर 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फाइल करना था, और उसी के साथ वो टैक्स भी पे कर सकता था। उसके बाद गवर्नमेंट 1 अप्रैल 2021 से एक QRMP मेथड लेके आई जिसमें क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट का सिस्टम है। उसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि आप अपने रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल करो, लेकिन मंथली जो आपने सेल किया उस सेल के ऊपर जो टैक्स बना उस टैक्स का 30% टैक्स मेरे को मंथली पे करते रहो, जिसकी ड्यू डेट 25th है, और बिफोर 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आप IFF फैसिलिटी में वो बिल एंटर कर दो, जिससे कि जो आपका परचेजर है वो बंदा क्रेडिट इनपुट क्रेडिट ले सके या उसको इनपुट क्रेडिट शो हो सके। ये लिमिट 5 करोड़ रुपए से कम सेल जिनकी है या 5 करोड़ से कम के टर्नओवर जिनके, वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो 5 करोड़ से ऊपर वाले हैं उनको रेगुलर मंथली अपनी 3B भी फाइल करनी है और मंथली अपनी GSTR 1 भी फाइल करनी है। GSTR 1 की डेट बिफोर 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ है और 3B की डेट बिफोर 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ है, जिसके साथ टैक्स भी पे हो जाता है। ये डेट्स टाइम टू टाइम किसी न किसी कारणवश या किसी प्रॉब्लम की वजह से बढ़ भी जाती हैं, और बाकी जो नॉर्मल डेट्स हैं वो यही है। उसके बाद इसका एडवांटेज ये है कि एक तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता है रेगुलर स्कीम वाला, दूसरा टैक्स इनवॉइस रेज कर सकता है, और तीसरा इंटर स्टेट सेल भी कर सकता है। उसके बाद इसमें जो रेट ऑफ टैक्स है वो सेल ऑफ गुड्स और सर्विस के लिए 5%, 12%, 18% और 28% का है। फॉर डायमंड और प्रीशियस मेटल के लिए 0.25% का है, गोल्ड के लिए 3% का है। इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेंगी और थोड़ा कंप्लायंस भी ज़्यादा होता है, तो वो थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट होता है। टैक्स पेमेंट इसमें 20 तारीख को अगले महीने पे करना होता है। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना एक बहुमूल्य कमेंट जरूर डालें, जिससे हम फ्यूचर में भी इस प्रयास को जारी रख सकें। धन्यवाद।